25 अप्रैल 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाँ, आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन बहुत क्लियर है। बिल्कुल। हम स्रोत सामग्री से 14 अहम सवालों को एक एक करके डिकोड करेंगे। ये एक खास एग्जाम प्रेप सेशन है, लेकिन बिना किसी इन्फो ओवरलोड के हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे। राइट। हम उसके पीछे के क्यों और कैसे को भी समझेंगे। मतलब अगर हम अलग अलग लगने वाली घटनाओं को, जैसे किसी देश की मेडिकल डिप्लोमेसी और किसी नई रक्षा प्रणाली को साथ रखकर देखें ना, तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनती है। एग्जैक्टली। तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ग्लोबल साउथ के लिए मैत्री 2.0 स्वास्थ्य पहल किस देश ने शुरू की है? अच्छा, इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। मतलब ये चारों ही देश ग्लोबल साउथ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका सही उत्तर है बी, भारत। राइट। देखिए, मैत्री 2.0 को समझने के लिए ना हमें थोड़ा वैक्सीन मैत्री के टाइम में जाना होगा। राइट। चीन अक्सर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाता है जिससे देश कर्ज में डूब जाते हैं। वो डेट ट्रैप वाली बात। बिल्कुल। लेकिन भारत की ये जो मैत्री 2.0 पहल है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करती है। मतलब विकासशील देशों को सस्ती जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल तकनीक देना। इससे तो हम मेडिकल डिप्लोमेसी की एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी से जोड़ सकते हैं। जैसे कोई बहुत ही जिम्मेदार पड़ोसी मुश्किल वक्त में मेडिकल किट लेकर मदद करने पहुंच जाता है। सही कहा। और इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक स्थायी कूटनीतिक सपोर्ट भी मिलता है। बिल्कुल। खैर, जब हम मेडिकल और तकनीक में इतना आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इनोवेशन की बात आना लाजमी है। तो हमारा दूसरा सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 यानी वर्ल्ड आईपी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं 38वां, 42वां, 40वां या 45वां। और सही उत्तर है सी, 40वां स्थान। हाँ, और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये 40वां स्थान ऐसे ही नहीं मिल गया है। भारत में पेटेंट फाइलिंग के प्रोसेस में बहुत सुधार हुआ है। मतलब फीस घटा दी गई है और सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। राइट। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या सिर्फ ज्यादा पेटेंट फाइल करना ही असली इनोवेशन है? मतलब उनकी क्वालिटी भी तो मायने रखती है ना? ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। मतलब सिर्फ पेटेंट का कागज मिल जाना तो इनोवेशन नहीं है। असली सफलता तब है जब उस तकनीक का कॉमर्शियलाइजेशन हो। हाँ, जब वो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एग्जैक्टली। ये इंडेक्स दिखाता है कि अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अगला स्टेप क्वालिटी सुधारना ही होगा। सही बात है। अब कूटनीति से थोड़ा हार्ड पावर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, नाटो का 33वां नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? इसके ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग हैं। स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन और मोल्दोवा। ये सभी देश अभी जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत क्रिटिकल हैं। हाँ, और सही उत्तर है डी, मोल्डोवा। राइट। देखिए, मोल्डोवा का नाटो में जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है। और सबसे बड़ी बात, मोल्डोवा के अंदर ही एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां रूसी सैनिक बैठे हैं। ओह वाह, तो मतलब अब नाटो का आर्टिकल 5 मोल्डोवा पर भी लागू होगा? बिल्कुल। और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मोल्डोवा पर हमला होता है तो पूरा नाटो गठबंधन, मतलब अमेरिका और यूरोप, सबको मोल्डोवा की रक्षा के लिए आना पड़ेगा। बाप रे, ये तो पूर्वी यूरोप का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल देगा। एकदम। चलिए, सुरक्षा की बात हो रही है तो चौथे सवाल पर आते हैं। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं कृषि विकास, वायु रक्षा प्रणाली, डीप सी माइनिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग। और इसका सही उत्तर है बी, वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम। हाँ, ये भारत का अपना लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे LRSAM भी कहते हैं। अब तक हम रूस के S-400 पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। राइट। तो ये प्रोजेक्ट कुशा तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है। मतलब इसके रडार 350 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स या ड्रोन्स को ट्रैक कर लेते हैं। और जैसे ही खतरा रडार पर आता है, यह सिस्टम अपनी मिसाइल फायर करके उसे हवा में ही खत्म कर देता है। अच्छा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे देश के ऊपर एक अदृश्य तकनीकी छतरी तान दी गई हो, जो बाहरी खतरे को बाउंड्री पर ही खत्म कर दे। एग्जैक्टली। एक इनविजिबल हाईटेक अम्ब्रेला। बहुत बढ़िया। अब पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अजय माथुर, RK सिंह, विमल पटेल और संजीव नंदन सहाय। सही उत्तर है डी, संजीव नंदन सहाय। राइट। इन्होंने डॉक्टर अजय माथुर की जगह ली है। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो रिन्यूएबल एनर्जी में ये लीडरशिप बहुत अहम है।
हाँ, क्योंकि सौर ऊर्जा ही भविष्य है, लेकिन इसके साथ फंडिंग जैसी चुनौतियां भी तो है। बिल्कुल, विकासशील देशों तक सस्ती पूंजी पहुंचाना ही नए महानिदेशक के लिए असली चैलेंज होगा। सही बात है। चलिए छठे सवाल पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस में चीन, रूस, अमेरिका और भारत दिए गए हैं। और इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। हाँ, और सिपरी रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब अमेरिका के बाद जो टॉप 10 देश हैं, अगर आप उन सब का बजट मिला भी दें, तो भी अमेरिका का बजट ज्यादा है। बिल्कुल। और ये पैसा सिर्फ सैनिकों की सैलरी में नहीं जा रहा, ये मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस कमांड और उनके मॉडर्नाइजेशन पे खर्च हो रहा है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मतलब इतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन क्या वाकई दुनिया इससे ज्यादा सुरक्षित बन रही है? ये तो सिक्योरिटी डिलेमा है ना। अमेरिका को देखकर चीन खर्च बढ़ाता है, चीन को देखकर भारत और रूस। मतलब हर कोई ज्यादा पैसा लगा रहा है, लेकिन असुरक्षा की भावना कम होने के बजाय बढ़ ही रही है। वही तो। और ये सारा पैसा वहां से कट रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि पर्यावरण। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा है हमारा 7वां सवाल। 100% हर घर जल और स्वच्छ जल प्रमाणन में प्रथम राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं गोवा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। सही उत्तर है ए, गोवा। राइट। और ये जो अचीवमेंट है ना, इसका सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म बहुत खास है। ये बॉटम अप अप्रोच है। मतलब ऐसा नहीं कि बस ऊपर से ऑर्डर आया और काम हो गया। अच्छा, तो ये कंफर्म कैसे होता है कि वाकई हर नल में पानी आ रहा है? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। गांव की जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसे एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। मतलब गांव के लोग खुद वैलिडेट करते हैं कि हाँ, हमारे घरों में, स्कूलों में साफ पानी आ रहा है। वाओ, मतलब कम्युनिटी वैलिडेशन, ये तो बहुत ही अच्छा मॉडल है। हाँ, और गोवा छोटा राज्य है, तो वहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जल्दी हो पाया। मेक सेंस। चलिए अब विषय बदलते हैं। 8वां सवाल खेल जगत से है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला है? ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, किलियन एम्बापे, मैक्स वर्स्टैपेन या नीरज चोपड़ा। और सही जवाब है ए, नोवाक जोकोविच। जोकोविच का परफॉर्मेंस ना, मतलब इस उम्र में भी ये स्पोर्ट्स साइंस और बायोमैकेनिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। वेट, रियली? 35 साल के बाद तो टेनिस में स्पीड कम हो जाती है ना? बिल्कुल हो जाती है, लेकिन जोकोविच ने अपनी ट्रेनिंग का पूरा फोकस ताकत से हटाकर रिकवरी और शरीर की लोच पर कर दिया है। अच्छा, मतलब उन्होंने अपना पूरा मैकेनिज्म ही बदल दिया। हाँ, वो कोर्ट पर फालतू नहीं दौड़ते, वो सामने वाले के शॉट को पहले ही पढ़ लेते हैं। उनकी जो टैक्टिकल समझ है ना, वही उन्हें लॉरियस अवार्ड का हकदार बनाती है। ये तो सच में बहुत इंस्पायरिंग है। खैर, अब 9वें सवाल पर आते हैं। 2026 के COP31 यानी COP31 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किसे मिली है? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, UAE और ब्राजील। और इसका सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। राइट। लेकिन एक अहम बात, ये मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप देशों को संयुक्त रूप से मिली है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये सीधा क्लाइमेट जस्टिस से जुड़ा है। So what does this all mean? प्रशांत द्वीप देशों का इसमें क्या रोल है? मतलब देखिए, ये जो छोटे द्वीप है ना, जैसे फिजी या तुवालू, इनका कार्बन एमिशन 0 के बराबर है, लेकिन समुद्र का पानी बढ़ने से सबसे ज्यादा डूबने का खतरा इन्हीं को है। राइट, मतलब जिन्होंने प्रदूषण फैलाया अब वो भरपाई करें। ये सम्मेलन तो इन छोटे देशों के लिए सर्वाइवल की तरह है। बिल्कुल, जलवायु न्याय का मतलब ही यही है। चलिए अब 10वें सवाल पर फोकस करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शंस दिए गए हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF या WTO। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन सही जवाब है सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। राइट। देखिए, विश्व बैंक तो पुल या अस्पताल बनाने के लिए लंबे समय का लोन देता है, लेकिन IMF का काम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। अच्छा। हाँ, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ना एक थर्मामीटर की तरह काम करती है। ये बताती है कि अगले साल ग्लोबल ग्रोथ रेट कैसा रहेगा और इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा देश सेफ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये। 11वें सवाल पर आते हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं V श्रीनिवास, दिनेश के त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह और R हरिकुमार। सही उत्तर है बी, दिनेश के त्रिपाठी। हाँ, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 26वें नेवी चीफ बने हैं और इनका आना इस टाइम पे बहुत अहम है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार अपनी ब्लू वाटर नेवी बढ़ा रहा है। राइट।
और मैंने पढ़ा था कि एडमिरल त्रिपाठी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। एग्जैक्टली मतलब आज के टाइम में समंदर की लड़ाई सिर्फ तोपों से नहीं होती। जो पहले दुश्मन का रडार जाम कर दें या पनडुब्बियों के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर ले वही जीतता है। वाओ, तो ये साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर का दौर है। बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है इनका। डिजिटल स्पेस की बात चली है तो 12वां सवाल भी इसी से जुड़ा है। ऑपरेशन मेघचक्र का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं साइबर सुरक्षा, बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM, मॉनसून और अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन। और सही उत्तर है बी, बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ अभियान। राइट, ये डिजिटल दौर का बहुत ही डार्क हिस्सा है। मेघचक्र नाम में जो मेघ है वो क्लाउड स्टोरेज के लिए है। अच्छा, तो ये CBI का ऑपरेशन है। हाँ, अपराधी क्या करते हैं कि डार्क वेब या क्लाउड सर्वर्स पर ये इलीगल मटेरियल छुपा कर रखते हैं। CBI का साइबर सेल इन्हीं डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करता है। लेकिन दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, कि अगर सर्वर भारत के बाहर हो तो CBI क्या करेगी? एग्जैक्टली यहीं पर इंटरपोल के डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन करके ये लोग रियल टाइम डेटा एनालाइज करते हैं। ये सच में डिजिटल सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत ही सराहनीय और जरूरी कदम है। चलिए अब 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं वायनाड, कोल्लम, इंदौर और जामताड़ा। सही जवाब है बी, कोल्लम। राइट, केरल के कोल्लम में जो हुआ वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक बहुत बेहतरीन मॉडल है। मतलब वहां सीनेटर नाम से हजारों वॉलंटियर्स तैयार किए गए और उन्होंने घर घर जाकर लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पढ़ाया। ये बहुत जरूरी है। मतलब जब नागरिक को ये समझ आ जाए ना कि हम भारत के लोग सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि वही असली पावर है, तो उनका नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल, और एक डेमोक्रेसी में अवेयर नागरिक से बढ़कर कुछ नहीं है। सही बात है। और अब हमारे इस डीप डाइव का आखिरी और 14वां सवाल, नमो भारत ट्रेनें क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं वंदे भारत का नया वर्जन, RRTS, हाइड्रोजन ट्रेन और मेट्रो लाइट। और सही उत्तर है बी, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS। राइट, भारत की पहली RRTS ट्रेनों का ही नाम नमो भारत रखा गया है। और इसे समझने के लिए हम शहर के ट्रैफिक को मानव शरीर के ब्लड सर्कुलेशन की तरह देख सकते हैं। अच्छा, तो ये एनालॉजी कैसे काम करती है? देखिए, मेट्रो ट्रेनें जो है ना वो शरीर की छोटी नसों यानी कैपिलरीज की तरह हैं, हर एक 2 किलोमीटर पर रुकती हैं। लेकिन नमो भारत एक मेन आर्टरी यानी मुख्य धमनी की तरह है। मतलब ये ज्यादा स्पीड से चलती है। हाँ, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इसके स्टॉपेजेस बहुत कम होते हैं। इसका मेन काम है दूर के इलाकों से लोगों को फटाफट मेन शहर तक पहुंचाना। वाओ, तो ये एक टाइम मशीन नेटवर्क की तरह है जो शहरों के बीच की दूरियों को सिकोड़ रहा है। इससे तो बड़े शहरों पर जो आबादी का प्रेशर है वो काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल कम होगा। वेल, ये था हमारा आज के 14 सवालों का तेज तर्रार और ज्ञानवर्धक सफर। आज हमने देखा कि कैसे रक्षा, पर्यावरण और हमारा समाज सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट कुशा से लेकर COP31 तक हर चीज एक दूसरे पर इम्पैक्ट डाल रही है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर सोचने की जरूरत है। आज हमने सिप्री रिपोर्ट में देखा कि सैन्य खर्च आसमान छू रहा है, हर देश असुरक्षित फील कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ COP31 में क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, जहां छोटे देश डूबने से बचने की गुहार लगा रहे हैं। सोचिए, अगर दुनिया का आधा सैन्य बजट जलवायु परिवर्तन से लड़ने में लगा दिया जाए तो 2026 की दुनिया कैसी होगी? क्या हमारा असली दुश्मन बॉर्डर के पार है या वो पर्यावरण है जिसे हम लगातार इग्नोर कर रहे हैं? इसी विचार के साथ अपनी लर्निंग जारी रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।